Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question of the topic kinematics. The position x of a particle with respect to time t along the x-axis is given by x equals to 9 t square minus t cube, where x is in meters and t is in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? And the given options are: option A 54 meters, option B 81 meters, option C 24 meters, and option D 32 meters. So ये particular problem जो है based है on the relationship between the velocity and position, as well as uh, the maximum, for the maximum value of the speed, for the maximum value of speed, uh, the derivative of the speed must be equal to 0. इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा क्या गिवन है हमें और पूछा क्या जा रहा है। हमें डेटा जो गिवन है वो गिवन है पोजीशन। पोजीशन हमें दी गई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स इक्वल्स टू 9t² माइनस टी क्यूब, वेयर एक्स इज द पोजिशन एंड टी इज़ द टाइम। इट मीन्स दैट पोजिशन इज टाइम डिपेंडेंट। पोजिशन जो है टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है। यहाँ पे पूछा गया है कि जिस समय ये पर्टिकुलर पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा, मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, उस समय इसकी पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें मैक्सिमम स्पीड के लिए डेरिवेटिव निकालना होगा स्पीड का। लेकिन डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड की वैल्यू निकालने के लिए हम जो रूल या कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा v equals to dx by dt. It means the first derivative of position. The speed is the first derivative of the position. तो यहाँ dx by dt निकालेंगे, तो इसका dx by dt आ जाएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। बेसिक डिफरेंशियल के रूल लगा के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें v की वैल्यू पता लग जाएगी। नाउ हमें निकालना है फॉर मैक्सिमम स्पीड, पर्टिकुलरली फॉर मैक्सिमम स्पीड हमें वो पर्टिकुलर टाइम निकालना है क्या होगा जिस समय उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब हमें डी वी बाई डी टी को ज़ीरो के बराबर रख देना है, यानी कि फॉर द मैक्सिमम स्पीड द डेरिवेटिव ऑफ द स्पीड मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन का दोनों साइड हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, हमें इसका टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 18 माइनस 60, 18 माइनस 60 के बराबर ही हो जाएगा। और यहाँ से इसको बराबर रख देंगे हम 0। इट इम्प्लाइज दैट 60 इक्वल्स टू 18, 60 की वैल्यू 18 हो जाएगी। और यहाँ से हम कह सकते हैं दैट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, यानी हमें पता लग गया t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम अचीव हो जाएगी। और साथ के साथ हमसे पूछा गया है कि वो पोजीशन क्या होगी जिस पे कि ये मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा। तो हमें जब टाइम मिल गया तो टाइम की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इन द अर्लियर मोस्ट एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल इसको हमने कह दिया इक्वेशन ए, एक्स इक्वल्स टू 9t² माइनस टी क्यूब। तो इक्वेशन ए में हम टी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट एक्स इज इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यूब, और टी की वैल्यू हमें पुट कर देनी है जो हमने कैलकुलेट किया अभी 3 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 3² माइनस 3 की पावर 3। सो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 9 माइनस 27, which is equal to 81 minus 27, which is equal to 54 meters. सो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 54 मीटर, यानी कि पोजीशन यानी 54 मीटर पे जाके उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम अचीव हो जाएगी। तो ऑप्शंस अगर हम देखें सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x equals to a e to the power minus at plus small b e to the power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constants. The velocity of the particle, option A, be independent of beta, option B, drop to 0 when alpha equals to beta, option C goes on decreasing with time, and option D goes on increasing with time.
सो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है वो ये है कि हमें सबसे पहले इसका वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी के लिए हमें पोजीशन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ पे गिवन है पोजीशन का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पोजीशन इज ए टू द पावर माइनस अल्फा टी, यहाँ पे ये अल्फा है, e टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी डी बाई डी टी लेना पड़ेगा इसका। सो इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाएगा ए इंटू माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी इंटू बीटा इंटू ई टू द पावर बीटा टी, इसके बराबर हो जाएगा। सो दिस इज़ द वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी इज़ द वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बारे में इसने कहा है कि क्या ये बीटा के इंडिपेंडेंट होगी, तो बीटा के इंडिपेंडेंट ये नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन बीटा, बीटा पे डिपेंड कर रही है, सो ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता। नाउ ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अगर अल्फा को बीटा के बराबर रख देते हैं तो ज़ीरो ड्रॉप हो जाएगी, ये भी हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगर सपोज हमने यहाँ पे अल्फा की जगह रख दिया बीटा, सो ए माइनस बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। सो इट मीन्स दैट, और ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट केवल तब हो सकता था जब ई की पावर्स जो हैं वो सेम होती और यहाँ पे ए और बी भी बराबर होते, लेकिन ए और बी बराबर नहीं दिए हुए हैं। सो हम कह सकते हैं दैट ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट ऑल्सो, ऑप्शन बी में हमारा करेक्ट नहीं है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी आती हैं कि या तो वो टाइम के साथ डिक्रीज़ करेगी, टाइम के साथ इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बिहेवियर भी पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे कहा जाए कि y इक्वल्स टू ई की पावर x, सपोज ये कोई एक्सप्रेशन दिया है हमें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का कर्व होगा कि जो कि एक्सपोनेंशियली राइजिंग होगा, एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व होगा ये। और अगर हम y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का कर्व प्लॉट करते हैं तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा। तो टाइम के साथ साथ यहाँ पे x की जगह माइनस अल्फा टी या बीटा टी आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी अल्फ़ा बीटा ये सारे के सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, ये सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम टी को बढ़ा रहे हैं यानी टाइम के साथ साथ इन टाइम अगर जो है स्पेंड हो रहा है, टाइम जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तब उस कंडीशन में ये जो टर्म है हमारे पास दो, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकंड टर्म, इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर हम टी की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो इंक्रीज़ होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म वो यहाँ पे टी के बढ़ने से ई की पावर माइनस बीटा इंटू टी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सपोज़ हम ई की पावर माइनस ए एक्स लिखते हैं और उसका एक कर्व प्लॉट करते हैं, तो अगर हम ए जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ये कर्व तेज़ी से जो है ड्रॉप होगा, उतना ही कर्व जो है तेज़ी से ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ई की पावर माइनस बीटा टी, ये रिलेटिवली जो है मोर पॉजिटिव होती जाएगी, ये वैल्यू रिलेटिवली मोर पॉजिटिव होती जाएगी, जिससे कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू एक तरह से हम कहेंगे कि पॉजिटिव की तरफ चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन ज़ीरो से नेगेटिव डायरेक्शन में बात करें, तो यहाँ पे जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो टर्म है ई पावर माइनस बीटा टी, ये टर्म हमारा घटता जाएगा। लेकिन साथ के साथ अगर हम ध्यान से देखें, देर इज़ अ नेगेटिव साइन हेयर, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि नेगेटिव में अगर ये टर्म जो है नेगेटिव में टर्म का जो मल्टीप्लायर है, अगर वो मल्टीप्लायर जो है वो घटता जा रहा है, मल्टीप्लायर घटता जा रहा है, इसका मतलब ये टर्म ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, ये टर्म ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ टेंड करेगा। दूसरे टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टी जो है समय जो है अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में ये टर्म डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा।
तो यानी दोनों ही टर्म जो है वो पॉजिटिव की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो उससे हम कह सकते हैं दैट द ओवरऑल टर्म, ओवरऑल एक्सप्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ओवरऑल टर्म जो है हमारा इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। Two bodies A of mass 1 kilogram and B of mass 3 kilogram are dropped from heights of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is, और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 4/5, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी 12/5 एंड ऑप्शन डी 5/12। तो ये एक काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाए, अगर जो है जस्ट ड्रॉप किया जाए, गिराया जाए, तो उस कंडीशन में क्या रूल्स यूज़ होते हैं, काइनेमेटिक्स के क्या रूल यूज़ होते हैं। तो आपको उसमें रिमेंबर करना है, रखना है दैट जो काइनेमेटिक्स की जो सेकंड इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे यूज़ होगी। यहाँ पे ए जो है वो स्मॉल जी के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो होता है। अब यहाँ पे दो पार्टिकल से दो ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है। एक ऑब्जेक्ट दिया गया है कि हाइट, वो हाइट 25 मीटर पे है, 25 मीटर पे है, वहाँ से ड्रॉप किया गया है, जिसका कि मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 3 kg। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं एम बी। सो एम बी की वैल्यू में दी हुई है 3 kg। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर की हाइट से जो है 16 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है और इसका मास दिया हुआ है, सपोज हम कहते हैं एम ए इज़ गिवन एज 1 kg, इसको 1 kg दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें इन कितना समय लेंगे ये ग्राउंड तक पहुँचने में, उसका रेशियो पूछा गया है। तो हम दोनों स्टेप्स में दोनों पार्टिकल्स के लिए इक्वेशंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिकल ए के लिए इक्वेशन हो जाएगी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे यू होगा ज़ीरो क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी उनकी इनिशियल स्पीड जो है वो ज़ीरो रहेगी। सो द फर्स्ट टर्म इज़ ज़ीरो, देन प्लस हाफ जी, इसे हम कहते हैं टी ए स्क्वायर। सपोज जो है ए ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम टी ए ले रहा है तो हम कह सकते हैं हाफ जी टी ए स्क्वायर। एस ए की वैल्यू गिवन है, इट इज़ गिवन है 16, सो 16 इक्वल्स टू 1/2 जी टी ए स्क्वायर, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट बी के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगी 25 इक्वल्स टू हाफ जी टी बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमें रेशियो पूछा गया है तो हम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर देंगे, तो इससे हो जाएगा हमारा टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16/25। यहाँ पे हाफ जी और हाफ जी दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे, जब मैंने डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा और हमें मिलेगा 16/25। इसको हम लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें टी ए और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या लिख सकते हैं टी ए अपॉन टी बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड्स को हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा टी ए अपॉन टी बी इक्वल्स टू 4/5। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v subscript u and returns to y with a uniform speed v subscript d. The average speed for this round trip is option A square root of v sub u v sub d, option B v sub d v sub u upon v sub d plus v sub u, option C v sub u plus v sub d upon 2, option D 2 v sub d v sub u upon v sub d plus v sub u. सो यहाँ एक प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड के बारे में। ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है फिर वापस उसी प्लेस पे आता है। यहाँ पे दोनों साइड की जो है वेलोसिटीज़ की गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक करेक्शन कर दें थोड़ा सा, इन पॉइंट्स को एक्स और वाई कहा गया है। एक्स से वाई की तरफ जब जाता है तब एक्स से वाई की तरफ जाने में उसकी स्पीड जो है वो दी गई है वी सब यू, और जब लौटता है वो तो उसकी स्पीड दी गई है वी सब डी। यहाँ पे अगर हम टाइम कैलकुलेट करें फॉरवर्ड जर्नी के लिए तो हमें पता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल डी, डिस्टेंस को हम स्मॉल डी मान लेते हैं, सो हो जाएगा स्मॉल डी अपॉन वी सब यू।
इसी तरह से हम रिटर्न जर्नी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू डी अपॉन वी सब डी, ये आ जाएगा। एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो एवरेज स्पीड बराबर होगी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकिंग, द टोटल टाइम टेकिंग। यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो पहले फॉरवर्ड जर्नी में डी डिस्टेंस कवर हो रही है, फिर रिटर्न जर्नी में डी डिस्टेंस कवर हो रही है, तो हो जाएगा डी प्लस टी अपॉन द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन हो जाएगा T1 प्लस T2, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 2D अपॉन T1 इज़ D अपॉन वी यू प्लस T2 है हमारा D अपॉन वी डी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, D को कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन वी सब यू प्लस 1 अपॉन वी सब डी। तो इससे हम देखें यहाँ तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे हमारा एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स वी सब यू वी सब डी अपॉन वी सब डी प्लस वी सब यू। ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो होप यू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।